प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही हैं। हर रोज हिंदी साहित्य के प्रश्न किए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से सभी प्रश्नों को देख सुन रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज की वीडियो में हम जो प्रश्न करेंगे वो सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जो जानकारी आपको दी जाएगी, प्रश्न के जो विकल्प दे रखे हैं उनके विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, विस्तृत व्याख्या की जाएगी उनकी। उसको आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वट पीपल के लेखक कौन है? वट पीपल, इसके लेखक कौन है? इन चार विकल्प है। हरिवंश राय बच्चन है, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वट पीपल, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर गए रामधारी सिंह दिनकर। अगला है समानांतर कहानी के पुरस्कृता हैं। किसने चलाया था समानांतर कहानी आंदोलन? समानांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने चलाया था। किसने चलाया था? कमलेश्वर। सही उत्तर है इसका ख, कमलेश्वर। अगला प्रश्न आता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। और साथ ही यदि आपको प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप अवश्य बताइए। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा उपन्यास है उषा प्रियमवदा का। किसका है? उषा प्रियमवदा उपन्यास है इनका ये। हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या फिर गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार कौन है? प्रथम, पहला साहित्यकार कौन है ये बताना है हमें। किसने प्रथम ग्रंथ लिखा था या फिर प्रथम साहित्यकार कौन है, एक ही बात है। तो कौन है ये? गारसा दत्तासी। सही उत्तर क्या है? गारसा दत्तासी। इनके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी। गारसा दत्तासी, इनका जन्म 25 जनवरी, आप लिख लीजिएगा, 25 जनवरी 1794 में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु 2 सितंबर 1878 में हुई थी। ये इनका जन्म है और ये इनकी मृत्यु है। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में जन्म हुआ था। और इनका जो ग्रंथ है, जो फ्रांसीसी भाषा में इन्होंने लिखा था, जो ग्रंथ है उसका नाम, जो पहला ग्रंथ है उसका नाम क्या है? इस्तवार। इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये इनका प्रथम इतिहास ग्रंथ है और प्रथम इतिहासकार ये माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। इनका ये जो ग्रंथ है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 2 भागों में। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 47। पहला भाग 1839 में, दूसरा 1847 में। और इस ग्रंथ में जो पद्धति थी, किस पद्धति को लेके ये ग्रंथ लिखा गया था? वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार लिखा गया था। यानी कि वर्णों के अनुसार जो कवि हैं उनका वर्णन किया गया था। इस ग्रंथ में 700
738 कवियों का वर्णन है। कितने कवि हैं? 738। जो पहले कवि हैं वो अंगद हैं। पहले अवर्ण सबसे पहले आता है, तो ऐ से शुरू होता है, वर्णानुक्रम पद्धति है ना इसमें, तो अवर्ण के जो कवि हैं जिनका नाम ऐ से शुरू होता है उनका वर्णन है। उसके बाद सीरीज से है, क्रम से है। और जो अंतिम कवि हैं वो हेमंत हैं। कौन है? हेमंत। अंतिम कवि हेमंत है 738 में से, और पहले हैं अंगद। ठीक है। और इन 738 कवियों में जो 72 कवि हिंदी के हैं। ठीक है। और इसकी जो भाषा क्या है? फ्रेंच भाषा है। और एक बात खास है इस ग्रंथ के विषय में कि जो इनका ग्रंथ है ये एस्तुवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसकी जो भूमिका है वो 100 पृष्ठों में है। इस ग्रंथ की जो भूमिका है वो कितने पृष्ठों में? 100 पृष्ठों में है। ठीक है। तो मैंने इस ग्रंथ के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को आप अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके अवश्य लिखेंगे। ये बहुत ही खास जानकारी दी है मैंने आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध, इसके रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। कौन है? सोमप्रभ सूरी। ये 13वीं सदी के जैनाचार्य हैं। क्या? 13वीं सदी के जैनाचार्य हैं। और इनका जो कुमारपाल प्रतिबोध है ये गद पदमय है। ठीक है। और 1184 में इन्होंने इसे लिखा था, कुमारपाल प्रतिबोध को। इस कुमारपाल प्रतिबोध की जो भाषा है वो संस्कृत प्राकृत है। प्राकृत ज्यादा है, संस्कृत कम है। तो संस्कृत और प्राकृत, संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं हुआ है इसमें। वास्तविक जो भाषा वो प्राकृत भाषा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? 4 रचनाएं, उनमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, हमें ये बताना है। अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया। देखिए अजय की डायरी, ये डायरी लेखन की विद्या नहीं है, ये उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। किसका है? डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। ठीक है। एक साहित्य की डायरी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक साहित्य की डायरी। ये डायरी विधा है गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। मुक्तिबोध जी ने इसे 1965 में लिखा था। किसने? मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध 1965 में लिखा था एक साहित्य की डायरी को। मैंने बताया जाए कि डायरी क्या है? उपन्यास है। किसका है? डॉक्टर देवराज का। जयवर्धन, ये भी उपन्यास है। जयवर्धन क्या है? जैनेन्द्र का उपन्यास है। जैनेन्द्र का उपन्यास जयवर्धन। पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है। किसका है? गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर का उपन्यास है। और ये जो पहला गिरमिटिया है ये महात्मा गांधी पर आधारित है। किस पे आधारित है? महात्मा गांधी पर आधारित है। इसका नायक मोहनदास है। मोहनदास यानी कि महात्मा गांधी का आरंभिक रूप। ठीक है। पहला गिरमिटिया का नायक कौन है? मोहनदास, जो महात्मा गांधी का आरंभिक रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके विषय में मैंने आपको काफी जानकारी दी है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं है, हमें ये बताना है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1893 में। इसके संस्थापक कौन है? राम नारायण मिश्र भी हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। देखिए मैंने पहले बताया था इसके विषय में कि क्वींस कॉलेज वाराणसी की 9वीं कक्षा के छात्र श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र
और ठाकुर सिंह कुमार सिंह, इन तीनों ने कॉलेज के बरामदे में बैठकर काशी नागरी परचाणी सभा की स्थापना की थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। राधा कृष्ण दास, ये कौन है? भारतीय नेहरू जी के फुफेरे भाई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे किसके? काशी नागरी परचाणी सभा के। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। किसने वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं किया था? कौन वैष्णव भक्त नहीं है ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? आप सोचिए, तब तक मैं इनके विषय में बताती हूँ। देखिए, रामानुजाचार्य ये वैष्णव भक्त हैं। रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1017 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1137 में हुई थी। और इनका जो सिद्धांत है वो विशिष्ट अद्वैतवाद है। विशिष्ट अद्वैतवाद, क्या विशिष्ट अद्वैतवाद है। और इन्हीं की परंपरा से रामानुज हुए हैं। रामानंद, इन्हीं की परंपरा से कौन है? रामानंद, जिनके शिष्य कबीर, घाना, पीपा, रैदास, ये 12 शिष्य हुए हैं। फिर आते हैं वल्लभाचार्य। देखिए, वल्लभाचार्य ये भी वैष्णव भक्त हैं। इन्होंने भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति का आरंभ किया था वल्लभाचार्य ने। और वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1531 में हुई थी। 1479 में जन्म हुआ था वल्लभाचार्य का, 1531 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य ये भी वैष्णव भक्त हैं। इनका जन्म 1238 में हुआ था और 1317 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? माधवाचार्य की। इनको पूर्ण प्रज्ञ और आनंदी तीर्थ, फिर से लिखती हूं, पूर्ण प्रज्ञ और क्या कहते हैं? आनंदी तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। इन्हें पूर्ण प्रज्ञ और आनंदी तीर्थ भी कहा जाता था। और इनका जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद है। क्या है? द्वैतवाद सिद्धांत है। इनका जो बचपन का नाम है वो वसुदेव था। वासुदेव, बचपन का नाम क्या था? वासुदेव। ठीक है, इन सभी बातों को आप लिखिएगा अवश्य। चलिए आगे बढ़ते। जगनी की रचना कही जाती है। जगनी की रचना कौन से? भीष्मदेव रासो है या परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो या आलाखंड? देखिए, जगनी की रचना परमाल रासो है और इस परमाल रासो में ही आलाखंड भी है। आला और उदल दो वीर सामंतों की कथा परमाल रासो में वर्णित है। तो इस परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगनिक की रचना है। दोनों ही उत्तर इसके सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक, निमिष राय, माता प्रसाद, कंवल भारती, सूरजपाल चौहान। झोपड़ी से राजभवन तक ये दलित साहित्य के अंतर्गत आता है और इसके लेखक है माता प्रसाद। माता प्रसाद जो अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन्हीं ने लिखा था झोपड़ी से राजभवन तक। ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राम के शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का क्या स्रोत है? नव वेदांत, योग वशिष्ठ, नव वेदांत या हठ योग। सही उत्तर क्या होगा? नव वेदांत। ठीक है, नव वेदांत।
राम की शक्ति पूजा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता है। क्या है? लंबी कविता। कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से लंबी कविता है इन, तो राम की शक्ति पूजा भी क्या है? लंबी कविता है। क्या है? लंबी कविता। बहुत ही खास बात है, इसको नोट करिएगा, लंबी कविता। राम की शक्ति पूजा, इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था और इस पर बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। इस पर किसका प्रभाव? राम की शक्ति पूजा पर जो बंगला भाषा की है, बंगला भाषा में जो कृतिवास की जो रामायण है उसका प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आता है। आगे है, निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक जिसका प्रारंभ अंग्रेज जी ने किया था, जिसमें 7 कवियों का समूह है, और तार सप्तक यानी कि पहले तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, दूसरे का 1951 में हुआ था, ठीक है, और तीसरे का 1959 में हुआ था, चौथे का 1979 में हुआ था। तो पहले तार सप्तक के कवि कौन नहीं है इन चारों में से? देखिए, मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रिक बताई थी। तार सप्तक के कवियों को याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है मैं लिखती हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। नेगा परभा, नेगा परभा अगीरा, नेगा प्रभा अगीरा, 3 ही शब्द हैं। इन तीनों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या है? नेगा प्रभा अगीरा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको नाम गिनवाती हूँ, आप लिख लीजिएगा। ने से क्या है? नेमी चंद्र जैन। क्या है? नेमी चंद्र जैन। ने से नेमी चंद्र जैन। चलिए मैं भी लिख देती हूँ, नेमी चंद्र जैन। फिर है गा से क्या है? गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, उसके बाद क्या था? प्रभा, प्र से क्या होगा? प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। फिर है भा से क्या है? भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, प्रभा का हो गया। उसके बाद है अगीरा, अगीरा में ऐसे क्या आएगा? अज्ञे। फिर गी से क्या आएगा? गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। और अंत में क्या बच गया? रा से क्या आएगा? राम विलास शर्मा। ठीक है, तो क्या ट्रिक थी? फिर से देखिए, नेगा प्रभा अगीरा, नेगा प्रभा अगीरा, नेमी चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। ये 7 कवि हैं तार सप्तक के। ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं है? पता चल गया, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है तार सप्तक का कवि। अब भवानी प्रसाद मिश्र कौन से सप्तक का कवि है? दूसरे सप्तक का कवि। कौन से का? दूसरे का। देखिए, दूसरे की ट्रिक भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। इसकी ट्रिक क्या है? टू से हरन बधर्म, टू से हरन बधर्म, टू से यानी कि 2 तालव्य से हरन बधर्म, टू से हरन बधर्म। टू से क्या होगा? देखिए पहले जो श है उससे क्या होगा? शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर। ठीक है, दूसरे श से क्या होगा? दूसरा जो श है उससे क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, 2 से हो गए, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद है हरन, हरन से क्या होगा? है से क्या होगा? हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास। ठीक है, रे से क्या होगा?
रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। उसके बाद न है, हरण का जो अंतिम है न, उससे क्या होगा, न से क्या है, नरेश मेहता, नरेश मेहता। ठीक है, हरण भी हो गया। फिर अब भधर्म, भय से क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। और अंत में क्या बचा, धर्म, धर्म से क्या है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठीक है, ये 7 कवि हो गया, टू से हरण भधर्म। शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती। मैंने दोनों तार सप्तक की आपको ट्रिक बता दी, जो बाकी बच के तीसरे सप्तक में आएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना अच्छी ट्रिक, आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। अगला है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। केदारनाथ सिंह की है, रामदास मिश्र की है, राम कुमार वर्मा की है, शिव मंगल सिंह सुमन की है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्तियां हैं केदारनाथ की कविता है, ये केदारनाथ की कविता है, ये केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, सही उत्तर क्या है, केदारनाथ अग्रवाल इनकी कविता है। अगला, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। देखिए, मैंने आपको बताया है, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और बार बार आते हैं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला है, अगले जन्म मोही बिटिया ने कीजो, ये कृति किसकी है। अगले जन्म मोही बिटिया ने कीजो, ये कृति किसकी है, सोचिएगा। कुररतुल एन हैदर की है, कुररतुल एन हैदर की रचना है, ये इनका उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। और इसमें मामूली नाचने गाने वाली 2 बहनों की कहानी है, जो बार बार मर्दों के छलावे का शिकार होती हैं। किसकी कहानी है, नाचने वाली 2 सामान्य बहनों की कहानी है, जो बार बार मर्दों के छलावे का शिकार हो जाती हैं। ये इनका उपन्यास है। आगे है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये पंक्ति किसकी, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये पंक्ति किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, महादेव वर्मा की, रामनरेश त्रिपाठी की, या फिर नरेंद्र शर्मा की, किसकी है, महादेवी वर्मा की। किसकी है, महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, लेकिन कहाँ से ली गई है, ये उनकी जो रचना है, कविता है, मोम मोम सा तन घुल चुका कविता से ली गई है पंक्ति, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। देखिए, आपने अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को, तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी कि हमें बताना है कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ। अब देखिए, कवि लेखक है हमारे पास, निबंधकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद। और इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म, 1889 में हुआ था। किसका, डॉक्टर संपूर्णानंद को 1889, सबसे पहले यही आएंगे। उसके बाद है रामवृक्ष बेनीपुरी, कौन है, उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 में हुआ था। संपूर्णानंद का जन्म 1889 में और रामवृक्ष बेनीपुरी का 1899 में। उसके बाद आते हैं वसुदेव शरण अग्रवाल, इनका जन्म 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में, वसुदेव शरण अग्रवाल 1904 में। उसके बाद अंत में आते हैं भगवत शरण उपाध्याय, इनका जन्म
1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? घ इसका सही उत्तर है। क्या है? घ विकल्प सही है। डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर से सुनिए। 1889, रामवृक्ष बेनीपुरी 1899, वासुदेव शरण अग्रवाल ये 1904 और डॉक्टर भगवत शरण 1910। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। आगे है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कब प्रकाशित हुए थे उपन्यास और किसके हैं ये भी हम बताएंगे। उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा। देखिए, इसका जो सही क्रम है वो यही होगा, रुकोगी नहीं राधिका। ये उषा प्रेमवदा का उपन्यास है। किसका है? उषा प्रेमवदा का। आपका बंटी ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे के एक कृष्णा सोबती का उपन्यास है। और चितगोबरा मृदुला गर्ग। ठीक है, और सही क्रम यही है, रुकोगी नहीं राधिका, फिर आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चितगोबरा। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। सही क्या है? सबसे पहले आएगा इसमें राज्यश्री, जो उन्होंने 1915 में लिखा था। कब लिखा था? 1915 में। उसके बाद आएगा विशाख। विशाख 1921 में है। फिर आएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु 1922 में। स्कंदगुप्त ये 1928 में। ठीक है, तो कौन सा सही उत्तर होगा इसका? राजश्री, विशाख, अजातशत्रु। घ विकल्प सही है। 1915 में क्या है? राजश्री। विशाख 1921 में और अजातशत्रु 1922 में। स्कंदगुप्त 1928 में। घ विकल्प इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, घ नहीं ग, मैं थोड़ा गलत बोल गई। कौन सा विकल्प सही है? घ, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। अंत में आज की इस कड़ी का प्रश्न है, जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? जैनेन्द्र, इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। उपन्यास त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, सुनीता। देखिए, जो सुनीता उपन्यास है इनका, ये इन्होंने 1935 में लिखा था। कब लिखा था? 1935 में। त्यागपत्र ये 1937 में लिखा था। कल्याणी ये 1939 में लिखा था। और सुखदा ये 1953 में लिखा था। ठीक है, इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ख होगा। सुनीता 1935, त्यागपत्र 1939, 37। त्यागपत्र कब है? 1937। कल्याणी है 1939, सुखदा 1953 और ये सुनीता क्या हो गया? 1935। ठीक है, ये उपन्यास जैनेन्द्र के उपन्यास है और इनका प्रकाशन वर्ष है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से सुना होगा और साथ में विस्तृत जानकारी को लिखा भी होगा। अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे और एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि ये सभी प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आने वाले हैं, अतः इनको अन्यथा ना लें, हल्के में ना लें। ठीक है, और अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर भी करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ और साथ ही जो पहले के वीडियो है, प्रश्न है, उनका लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वहां से आप पहले के प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगी कि इन सभी प्रश्नों को आप बुक के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक भी मैंने आपके लिए लिखी हुई है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। पुस्तक को आप कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको 9873930334। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा नंबर, शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 9873930334। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं।
पुस्तक के विषय में जानकारी आपको वीडियो के प्रारंभ में भी लिखी हुई मिलेगी, प्रारंभ में भी आपको दी जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक बार देखिएगा अवश्य पुस्तक को। बहुत ही मेहनत से मैंने आप सबके लिए तैयार की है। हिंदी साहित्य के विषय में हर तरह की जानकारी, छोटी से लेकर छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है। संपूर्ण जानकारी मैं कहूँगी इस पुस्तक में दी हुई है। इस एक पुस्तक को पढ़ के ही आप अपनी परीक्षा को सफल बना सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।